गुड इवनिंग दोस्तों। थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग वेट किए, तो आज हम लोग देखेंगे आगे। थोड़ा आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा रहेगा, तो समझते चलना है अच्छे से। देखेंगे, क्वेश्चन है पहला कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय के आकलनकर्ताओं ने में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल थे? कौन कौन शामिल थे? दादा भाई नौरोजी, फिडले सिराज, डॉक्टर वी राव और आरसी देसाई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी के बारे में। इन्होंने 1867-68 में क्या किया था? 1867-68 में इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना की थी और प्रति व्यक्ति आय पीसीआई कितना बताए थे? प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताए थे। 20 रुपया, 20 रुपये बताए थे। इनके बाद इनकी पुस्तक का नाम क्या था? पॉवर्टी पॉवर्टी ब्रिटिश पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक थी ब्रिटिश पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने दादा भाई नौरोजी को क्या कहा गया था? ग्रैंड ग्रैंड मैन ओल्ड ऑफ इंडिया। ग्रैंड मैन ओल्ड ऑफ इंडिया। ग्रैंड 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 मैन, सॉरी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। देखते हैं आगे। ये डॉक्टर आर वी जोराव थे। ये वैज्ञानिक आधार पर क्या किए थे? पीसीआई की गणना किए थे। वैज्ञानिक आधार पर किए थे गणना। तो क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, फिडले सिराज, आरसी देसाई और डॉक्टर वी राव। क्या हो जाएगा? ये सभी किए थे, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय की गणना किए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी हो जाएगा। एक दो तीन और चार हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं आगे। एन इंक्वायरी इन into the nature and कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक है? एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड किन्स, अमर्त्य सेन और पॉल सेम्यूलसन। तो देखेंगे सबसे पहले एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ के बारे में देखेंगे कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। इन्होंने 1776 में एक पुस्तक लिखी थी, प्रकाशित की थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस। और इन्होंने अर्थशास्त्र में क्या किया था? अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में क्या किया था? परिभाषित किया था। धन के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। इसके बाद किन्स, ये जॉन किन्स थे। ये समष्टि अर्थशास्त्र के क्या थे? पिता थे। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या थे? पिता थे, अर्थशास्त्र के पिता।
अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को आप लोग बताएंगे कि नोबेल पुरस्कार कब मिला था, कमेंट में बताएंगे। नोबेल पुरस्कार कब मिला था और किस लिए मिला था। इसके बाद पॉल सैमुअल्सन, जो पॉल सैमुअल्सन थे क्या थे, तो पॉल सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र को आधुनिक परिभाषित किया था। आधुनिक रूप से अर्थशास्त्र को क्या किया था, आधुनिक रूप से क्या किया था, आधुनिक परिभाषा दी थी, आधुनिक रूप से परिभाषित। तो ये कह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशंस, तो किसका हो जाएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन किनका है, एडम स्मिथ का है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं आगे। उपभोक्ता वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आहार, मनोरंजन, वस्त्र। केवल एक, केवल दो, एक, दो और तीन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, आहार भी, मनोरंजन भी और वस्त्र भी। ऑप्शन सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं फिर आगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लोक प्रशासन, सड़क, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा। उपर्युक्त में से कौन से सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, उपर्युक्त में से सभी। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे इसका आंसर। क्या हो जाएगा, लोक प्रशासन भी होगा, सड़क भी और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा भी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं आगे। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। तो सबसे पहले देखेंगे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी के बारे में पूछ रहा है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ये जीडीपी क्या होता है, एक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का जो होता है किसे क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी भौगोलिक सीमा के अंदर, कि घरेलू सीमा, क्या हो जाएगा, घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर, ये घरेलू सीमा में कौन कौन शामिल है, घरेलू सीमा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक भौगोलिक सीमा हो गई, भौगोलिक सीमा, इसके बाद विदेशों में भारत का जो सैन्य अड्डा हो जाएगा, विदेशों में सैन्य अड्डा, जो भारत सैन्य अड्डा स्थापित किया है, सैन्य अड्डा। इसके बाद भौगोलिक सीमा हो गई, सैन्य अड्डा हो गया। इसके बाद समुद्री सीमा हो जाएगा, समुद्री सीमा, समुद्री सीमा ईटीसी। यानी कि घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या क्या आएगा, क्या क्या शामिल होगा, भौगोलिक सीमा, सैन्य अड्डा और समुद्री सीमा। और इसी में एक और लिखेंगे, और लिखेंगे घरेलू सीमा में जैसे कि विदेशों में क्या है, दूतावास है, विदेशों में स्थापित दूतावास, विदेशों में स्थापित दूतावास, दूतावास। तो देखेंगे सबसे पहले कि घरेलू सीमा क्या है, भौगोलिक सीमा से व्यापक अवधारणा है। घरेलू सीमा भौगोलिक सीमा से व्यापक है क्योंकि इसमें क्या है, भौगोलिक सीमा शामिल है, विदेशों में दूतावास है। मान लीजिए कि भारत का अमेरिका में दूतावास है तो वो भारत के घरेलू सीमा में आएगा। अगर वही अमेरिका का भारत में जो दूतावास है वो अमेरिका के घरेलू सीमा में काउंट होगा। तो यहाँ जो भी निर्यात आयात होगा उस किसके जीडीपी में शामिल होगा, अमेरिका के। और भारत अमेरिका में जो दूतावास है वहाँ जो उत्पादित वस्तुओं जो गतिविधियाँ होंगी वो किसके जीडीपी में शामिल होगी, तो भारत के जीडीपी में शामिल होगी। ठीक,
देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का, शुद्ध आयात का, शुद्ध निर्यात का, सकल मूल्य का। क्या हो जाएगा 5 का? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय हो जाएगा, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे किन्हें निजी वस्तुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है? कपड़ा, कार, खाद्य पदार्थ। केवल एक, केवल दो, दो और केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। निजी वस्तु, कपड़ा हो जाएगा, कार हो जाएगा और खाद्य पदार्थ हो जाएगा। तीनों हो जाएगा, सभी हो जाएगा। देखते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरित जीडीपी, हरित जीडीपी यानी कि ग्रीन जीडीपी की बात कर रहा है। ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी किसी देश के गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली है। भूटान विश्व का एकमात्र कार्बन ऋणात्मक देश है। यानी कि जो भूटान है वो क्या करता है, कार्बन जो है, कार्बन उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करता है, ना के बराबर करता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें? एक भी सही है और दो भी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक और दो, दोनों सही पूछा है। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद अवस्थितिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ये जीडीपी डिफ्लेटर होता है, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, 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 जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? कह रहा है कि सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात है। यह उत्पादन में वृद्धि की सीमा को दर्शाता है। यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है, सांकेतिक, सांकेतिक जीडीपी और रियल जीडीपी, रियल जीडीपी का क्या होता है? अनुपात होता है। यानी कि जीडीपी जो डिफ्लेटर होता है, सांकेतिक जीडीपी और रियल जीडीपी का अनुपात होता है। तो ये क्या कह रहा है कि सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात है। सही है ये। यह उत्पादन में वृद्धि की सीमा को दर्शाता है। उत्पादन वृद्धि में ये जो डिफ्लेटर है ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। क्या करता है? इन्फ्लेशन को। ये इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है, ना कि उत्पादन से जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 2 नंबर गलत हो जाएगा। यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ, सीएसओ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सही है। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति वह होता है जिसमें किसी वस्तु और सेवा का क्या होता है, वस्तु का जो क्रमिक रूप से जो उसके मूल्य में वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है, इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो जो जो जीडीपी डिफ्लेटर है किससे जुड़ा हुआ है? इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है, यानी कि मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ है। इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। तो क्या हो जाएगा इसका? देखेंगे कि दो नहीं होगा, तो दो नहीं होगा तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन से भी एलिमिनेट करेंगे कि जिस जिसमें दो है उसको क्या करेंगे? कट करेंगे। तो दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, तो बी और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। बचा कौन? ए और सी बचा। तो एक भी सही है और तीन भी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखते हैं आगे। जीडीपी में शामिल नहीं होंगे, जीडीपी में शामिल नहीं होंगे
अपने जीवन यापन के लिए गृह किराए का उपयोग, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, उपयोग किए गए वस्तुओं का विक्रय और सरकारी सेवाएं। पुट में कह रहा है 1, 2 और 3, 2 और 3, केवल 1 और 4, 1, 2, 3 और 4। बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। जीडीपी में क्या क्या शामिल नहीं होता है? ये मध्यवर्ती वस्तु शामिल नहीं होती है, और जो उपयोग हम लोग वस्तु कर लेते हैं तो उसका भी जब उपयोग कर लिए तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है कि जीडीपी में काउंट होगा। ठीक, तो इसमें कौन कौन होगा? 1 और 4 होगा शामिल। इसमें क्या कह रहा है कि कौन शामिल नहीं होगा? तो कौन होगा? 2 और 3 नहीं होगा। तो 2 और 3 किस में है? ऑप्शन सी में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी में हो जाएगा। देखते हैं आगे फिर। गैर मजदूरी आय से अभिप्राय है किराए से आय, ब्याज से आय, लाभ से आय, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, सभी हो जाएगा। इसमें आंसर सभी हो जाएगा। और कि व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? किसे घटाया जाता है? निगम कर, अवितरित लाभ, उद्यमों एवं सरकार को परिवार द्वारा भुगतान किया गया निवल ब्याज, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का अंग हो सकता है? मध्यवर्ती वस्तुएं, उपयोग में लाई गई कार की बिक्री, स्वयं अधिकृत घर का आरोपित कर, ऋणात्मक बहतियाएं। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। मध्यवर्ती वस्तु तो होगा नहीं। जो हम लोग कार की बिक्री करेंगे उपयोग, जो कि पुरानी कार होती है, पुरानी जो कार है आप लोग खरीदे और उसे बेच दिए, तो उसकी जो गणना है जीडीपी में नहीं की जाती है। इसलिए नहीं की जाती है कि वह जीडीपी में दोहरे गणना को क्या करती है? बढ़ावा देती है। तो उसी दोहरे गणना की दोहरे गणना से बचने के लिए क्या किया जाता है? उसको राष्ट्रीय या जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है? मध्यवर्ती वस्तु किया जाता है? नहीं किया जाता है। अंतरण अदायगी, स्व उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुएं, काला धन और अवैध अवैध आय। स्व उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुएं। अपने उपभोग के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को उत्पादन करते हैं, तो जीडीपी में शामिल होता है कि नहीं होता है? जीडीपी अगर राष्ट्रीय आय ना दे, जीडीपी भी दे, तो क्या होगा? समझना है। जीडीपी का है या राष्ट्रीय आय का है? राष्ट्र की आय। तो जैसे कि किसान हो गया जो उत्पादन करता है, तो क्या उसके उत्पादित वस्तु जैसे धान और गेहूं हो गया, तो क्या उसे जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है? किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? स्व उपभोग हेतु उत्पादित वस्तुएं। मान लीजिए कि जो सरप्लस ट्रेड हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, अतिरिक्त या अधिशेष उत्पादन हुआ तो किसान क्या करता है कि उसे अपने लिए रख भी लेता है और उसको निर्यात भी करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना में इनमें से किन किन मदों को शामिल किया जाता है? शेयर तथा डिबेंचर का क्रय विक्रय, विदेशों से प्राप्त उपहार, स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन, विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया जाने वाला व्यय। बताएंगे आप लोग। शेयर तथा डिबेंचर का क्रय विक्रय कल भी बताए थे, नहीं किया जाता है। विदेशों से जो उपहार उपहार जो होता है, एक हस्तांतरण भुगतान होता है।
ये एक तरफा होता है, जो एक तरफा होता है उसे क्या करते हैं, जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं, जीडीपी में शामिल नहीं करते हैं। तो ये उपहार हो गया। इसके बाद हस्तांतरण भुगतान हो गया, हस्तांतरण भुगतान हो गया, इसको शामिल नहीं किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन, जो पिछले क्वेश्चन में था, ये होता है विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया जाने वाला व्यय। जो विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं, तो आते हैं तो वहां से आएंगे तो डॉलर लेके आएंगे, और भारत में क्या करेंगे, यहाँ तो रुपया मान्य है, तो क्या करेंगे, डॉलर को एक्सचेंज करेंगे किस में, रुपया में, तभी तो यहाँ घूम पाएंगे। तो उसको भी शामिल किया जाता है, जो व्यय करेंगे उसको भी शामिल किया जाता है। प्रश्न में कह रहा है कि किन मदों को शामिल किया जाता है, तो 3 और 4, तो किस में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी अस्फीति कारक, जीडीपी डिफ्लेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नाम मात्र जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, कल बताए थे क्या, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। इसके बाद वास्तविक जीडीपी का अनुपात होता है, यह मूल्य व्यवहार की एक सीमित माप है, क्योंकि इसके अंतर्गत देश में उत्पादित सभी वस्तुएं शामिल है, न कि सेवाएं, न कि सेवाएं। कह रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। यहाँ देखिए, यहाँ वस्तु के लिए तो कह रहा है, लेकिन सेवा की चर्चा नहीं कर रहा है, सेवा की चर्चा नहीं कर रहा है। तो सेवा भी क्या होती है, शामिल होती है, तो यह नहीं है तो क्या हो जाएगा, इस सेवा होता है शामिल, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। तो बचा क्या, यह नाम मात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी, क्या क्या होता है, ये अनुपात होता है। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी जो डिफ्लेटर है क्या होता है, नाम मात्र जीडीपी, नाम मात्र की जीडीपी, और रियल जीडीपी का क्या होता है, अनुपात होता है, रियल जीडीपी का अनुपात होता है। और यह किससे संबंधित है, जुड़ा हुआ है, तो यह मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। व्यापार के लिए खुलापन, ओपननेस ऑफ ट्रेड को सामान्यतः मापा जाता है सकल राष्ट्रीय आय पर निर्यात आयात के योग से, शुद्ध राष्ट्रीय आय पर निर्यात आयात के योग से, सकल घरेलू उत्पाद पर निर्यात आयात के योग से, सकल राष्ट्रीय आय पर निर्यात आयात के योग में मूल्य ह्रास को घटाने पर, मूल्य ह्रास को घटाने पर क्या हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद पर निर्यात आयात के योग से, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आय का घटक नहीं है, आय का घटक नहीं है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति, ब्याज, निगम कर, किराया। क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग पढ़े थे एल एल सी ई उत्पादन के क्या होते हैं, 4 कारक हैं, उत्पादन के जो कारक है 4 होते हैं, उत्पादन के कारक कितने होते हैं, 4 होते हैं। एल फॉर क्या होता है, लैंड होता है, भूमि, भूमि। इसके बाद एल फॉर लेबर होता है, लेबर यानी कि श्रम होता है, श्रम। इसके बाद सी फॉर कैपिटल होता है, पूंजी, कैपिटल होता है, पूंजी। इसके बाद इस ई फॉर एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर उद्यमी। ये हम लोग देख चुके हैं पीछे। तो क्या हो जाएगा इसमें, कर्मचारी की क्षतिपूर्ति, ब्याज, किराया, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भूमि है तो उस पर क्या चुकाना पड़ेगा, किराया, किराया। इसके बाद श्रम लेबर है तो उसे क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, वेतन या मजदूरी। पूंजी है तो पूंजी के लिए क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा।
ब्याज मिलेगा। इसके बाद उद्यमी है तो उद्यमी जो भी कार्य करता है वह किसके उद्देश्य से किया करता है? प्रॉफिट के उद्देश्य से करता है। प्रॉफिट के उद्देश्य से करता है तो यही क्या है? उत्पादन के कारक है। सॉरी, उत्पादन के कारक है। उत्पादन के 4 कारक होते हैं। तो कर्मचारी की क्षतिपूर्ति, जो कि क्या? वेतन, श्रम, लेबर। इसके बाद निगम कर, किराया। किससे जुड़ा हुआ है? इसमें कह रहा है कि कौन शामिल नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? निगम कर हो जाएगा। देखते हैं आगे। जीडीपी और स्फीति कारक, जीडीपी डिफ्लेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुद्रास्फीति का एक मापक है। क्या है? इन्फ्लेशन का मापक है। पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यह इन्फ्लेशन का क्या है? मापक है। इसे वास्तविक जीडीपी को सांकेतिक जीडीपी से विभाजित कर प्राप्त भागफल में 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। यह क्या कह रहा है कि वास्तविक जीडीपी को सांकेतिक जीडीपी से विभाजित करके। जीडीपी डिफ्लेटर है। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? रियल जीडीपी से क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है सांकेतिक जीडीपी को। सांकेतिक जीडीपी को यहाँ ये उल्टा कह रहा है कि वास्तविक जीडीपी को सांकेतिक जीडीपी से भाग कर, लेकिन किससे करते हैं? यहाँ रियल जीडीपी से भाग देते हैं। तो 2 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 2 नंबर गलत हो जाएगा। यह वस्तुओं एवं सेवाओं की एक निर्धारित बास्केट पर आधारित है। कौन सा सही है पूछ रहा है। कौन सा सही है देखेंगे पहले। 2 नंबर, इसमें 2 नंबर है, उसको हटाएंगे। 2 नंबर इसमें है तो ऑप्शन ये इलिमिनेट करेंगे इसको। 2 इसमें भी है, इलिमिनेट करेंगे। 2 इसमें भी है तो इसको ये भी इलिमिनेट हो गया। तो बचा कौन? केवल एक। केवल एक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्य ह्रास को घटाकर राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक देश की घरेलू आर्थिक सीमा में, यानी कि घरेलू सीमा की बात कर रहा है। घरेलू सीमा की, टेरिटोरियल बाउंड्री की बात कर रहा है। टेरिटोरियल बाउंड्री की बात कर रहा है। क्या सम्मिलित होती है? भौगोलिक सीमा, राजनीतिक सीमा, सामुद्रिक सीमा और वायुमंडलीय सीमा। क्या हो जाएगा? भौगोलिक सीमा भी शामिल है, राजनीतिक सीमा भी है, समुद्रिक सीमा है और वायुमंडलीय सीमा भी है। वायुमंडलीय जो सीमा जो भारत के एरिया में जो आता है, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, कार्बन रेखा। ठीक, तो ये सब क्या है? सब आता है इसमें। सही उत्तर बताना है। क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4। 1 2 3 और क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखते हैं आगे फिर। एक खुली हुई अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय वाई, यहाँ CIG, एक्स और एम क्रमशः अर्थ है उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, कुल निर्यात और कुल आयात। देखेंगे उपभोग में क्या है? सी हो जाएगा। ये जो परिवार का उपभोग होता है, ये निवेश आई है। ये कंपनी जो करती है, निजी कंपनी, तो उसका आई है। इसका हो गया सरकारी खर्च, जी, जो गवर्नमेंट खर्च करती है, जी हो गया। कुल निर्यात, कुल निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट हो गया, एक्स हो गया। इसके बाद आयात जो हो गया, क्या हो गया? ये एम हो गया। एम हो गया। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला सही है? कल हम आप लोगों को डिस्कशन किए थे, जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक है किन्स, जॉन किन्स। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक किन्स है। तो जॉन किन्स द्वारा फार्मूला दिया गया था। जॉन किन्स द्वारा फार्मूला दिया गया था क्या? y इजकल टू C प्लस I प्लस G, x माइनस M। एक्स माइनस एम,
यानी कि ये क्या है, परिवार का खर्च है, ये आई कंपनी का खर्च हो गया, जी सरकार का खर्च हो गया, और एक्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी कि क्या निर्यात और आयात, ये निर्यात हो गया और ये आयात हो गया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, CIGX-M, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मंदी आ गई, मंदी, तो मंदी आएगी तो क्या होगा, Y = C प्लस I प्लस G(X-M). बताएंगे आप लोग, जब मंदी आती है तो कौन सी स्थिति होती है। जैसे कि कोरोना महामारी को हम लोग ले लें, कोरोना महामारी को एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये जो परिवार था क्या करेगा, बचत करेगा, बचत करेगा कि खर्च करेगा। उस परिस्थिति में बचत बचत की भावना होगी उसके पास। निजी कंपनी भी क्या करेगी, बचत करेगी, बचत करना चाहेगी। और सरकार क्या करेगी, ये खर्च करना चाहेगी। इसलिए खर्च करेगी तभी तो देश की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है। मान लीजिए कि ये भी बचत अपना कम कर लिया, बचत बढ़ा लिया, यानी कि खर्च क्या किया, खर्च नहीं कर रहा है, ये बचत कर रहा है, यानी कि खर्च नहीं कर रहा है। खर्च खर्च कम कर देता है, कंपनी भी क्या करती है, खर्च कम कर देती है। तो अब ऐसी स्थिति में हीरो बनकर कौन आता है, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकार। तो सरकार क्या करती है, खर्च को बढ़ाती है, ताकि जो मंदी है उसे क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए, बाहर निकला जाए। तो यही है, यही फार्मूला है। ठीक, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि दर, आय की विषमता। आय की विषमता को मापने के लिए 1905 में क्या आया था, लॉरेंज वक्र आया था। क्या, लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत सकल राष्ट्रीय जीडीपी सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, विनिर्माण, निर्माण, बिजली तथा गैसों से, सेवा क्षेत्र से, रक्षा तथा लोक प्रशासन से। बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा इसमें, कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का जीडीपी में योगदान किसका था, 18% किसका है वर्तमान में, प्राथमिक क्षेत्र का है, प्राइमरी सेक्टर का है। इसके बाद 27% किसका है, सेकेंडरी सेक्टर का है, सेकेंडरी सेक्टर का है। और जो 55% है किसका है, टर्शियरी सेक्टर का है, थर्ड सेक्टर का है, सेवा क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का है। तो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा भाग पूछ रहा है, तो किसका हो जाएगा, टर्शियरी सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र का हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक को छोड़कर भी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। प्राकृतिक पूंजी, वन, जल, सड़कें और खनिज। ये जो सड़क है क्या है, ये निर्माण है, निर्माण से जुड़ा हुआ है। निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र जो हम लोग पढ़े थे, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, द्वितीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, द्वितीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी क्षेत्र से, उद्योग से, विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उद्योग या विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, या विनिर्माण क्षेत्र से ही कौन सा क्षेत्र जुड़ा हुआ है, MSME जुड़ा हुआ है। जो MSME अधिनियम था कब आया था, तो MSME अधिनियम 2006 में आया था, और 2020 में सरकार ने क्या की थी, इसे नई परिभाषा दी थी MSME का। और दो आधारों पर, निवेश और टर्नओवर, निवेश और टर्नओवर, टर्नओवर का अर्थ है कारोबार, यानी कि उसमें निवेश भी शामिल होगा, शुद्ध लाभ से नहीं होगा। ठीक, तो बताएंगे आप लोग, MSM
यानी कि सूक्ष्म उद्योग के लिए कितना निवेश था अधिकतम करोड़ में? 1 करोड़ था, 5 करोड़ था और ये 10 करोड़ था। और निवेश कितने, ये तो हो गया क्या निवेश करोड़ में अधिकतम, माने कि सूक्ष्म जो उद्योग है कितना 1 करोड़ की क्या कर सकता है निवेश कर सकता है। स्मॉल जो लघु है 5 करोड़ का कर सकता है, मीडियम जो है कितना 10 करोड़ का कर सकता है। और सब में 5 से गुणा कर दीजिएगा, सब में 5 से गुणा कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? कारोबार निकल जाएगा, कारोबार निकल जाएगा। यानी कि 1 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 5 करोड़, 5 में 5 से 25 करोड़ और 10 में 5 से 50 करोड़। यानी कि जो सूक्ष्म उद्योग है सूक्ष्म उद्योग जो है 5 करोड़ का क्या करेगा? कारोबार कर सकता है अधिकतम, ये 25 करोड़ का और ये 50 करोड़ का। यानी कि निवेश करेगा 1 करोड़ का, कारोबार करेगा कितना 5 करोड़ का। ये निवेश करेगा कितना 5 करोड़, कारोबार करेगा 25 करोड़, ये कितना करेगा 10 करोड़ का निवेश कर सकता है और अधिकतम क्या कारोबार 50 करोड़ का कर सकता है। तो ये 2020 के आधार पर तय किया गया था, 2020 के आधार पर 2020 के आधार पर तय किया गया था। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है कि इसमें परिवर्तन किया गया है। क्या किया गया है? परिवर्तन किया गया है। यानी कि निवेश में कितना, निवेश में 2.5 गुने की वृद्धि की गई है। कितना? 2.5 गुने की वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई है। और जो कारोबार है टर्नओवर है उसमें कितने गुने की वृद्धि की गई है? तो इसमें 2 गुना की वृद्धि की गई है। कितना? 2 गुने की वृद्धि की गई है, 2 गुना, 2 गुने के क्या वृद्धि की गई है। तो आप लोग यहाँ से बना लेंगे, इसमें 2.5 गुना, इसमें 2.5 गुना और इसमें 2.5 गुना। इसके बाद इसमें 2 गुना, इसमें 2 गुना और इसमें 2 गुना। ठीक, देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। इसका कौन सम्मिलित किए जाते हैं, कौन से एक भाग को छोड़कर, यानी कि इसमें एक भाग को छोड़कर तो क्या हो जाएगा सड़क को छोड़कर, क्योंकि सेकेंडरी क्षेत्र से है। देखते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी मांग पक्ष से अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। डिमांड, मांग पक्ष क्या डिमांड, डिमांड। इसके बाद सकल मूल्य वर्धित जीवीए, जीवीए आपूर्ति पक्ष से अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। जीडीपी और जीवीए को देखते हैं थोड़ा। जीडीपी और जीवीए, जीडीपी होता है जो कि राष्ट्रीय आय की गणना करता है। राष्ट्रीय आय जीडीपी की गणना कौन करता है? ये जीबीए, जीबीए का भी प्रयोग किया जाता था लेकिन इसे कंटिन्यू नहीं रखा गया। ये जो होता है कारक लागत पर आधारित होता है, कारक लागत पर आधारित होता है। और जो जीडीपी है ये बाजार मूल्य पर, किस पर? बाजार मूल्य पर, मार्केट प्राइस। तो इसमें क्या हो जाएगा 26 में? इसमें क्या होगा? न तो 1 और न ही 2, कोई सही नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस घिसावट व्यय, माइनस घिसावट व्यय। एनएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय माइनस घिसावट व्यय। ए तथा दो दोनों उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ है, आप लोग देखते रहेंगे। क्या हो जाएगा इसमें? दोनों हो जाएगा सही, दोनों सही हो जाएगा। सी हो जाएगा, सॉरी सी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की एक समस्या है अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, बचत का निम्न स्तर, असंगठित क्षेत्र। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये 63वीं बीपीएससी में पूछा है 2017 में, 63वीं बीपीएससी में पूछा है, 2017 में पूछा है। क्या हो जाएगा इसमें? असंगठित क्षेत्र हो जाएगा। बताएंगे आप लोग कि असंगठित जो क्षेत्र होता है क्या होता है? असंगठित क्षेत्र जो होता है अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है।
तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें जो लोग काम करते हैं उनका वेतन निश्चित नहीं होता है, वेतन निश्चित नहीं होता है, काम के घंटे निश्चित नहीं होते हैं, काम के घंटे निश्चित नहीं होते हैं, काम के घंटे निश्चित नहीं होते हैं, इनको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है। ये सामाजिक सुरक्षा क्या होती है? नहीं मिलती। सामाजिक सुरक्षा का अर्थ क्या है? बीमा हो गया, पेंशन हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, बीमा, पेंशन, ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश ईटीसी, मातृत्व अवकाश ईटीसी, भविष्य निधि इत्यादि। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, संगठित में इसका उल्टा हो जाएगा, तो देखेंगे कि असंगठित क्षेत्र में जैसे कि एक है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की जो धारा है, 2008 की धारा 2M है, 2M है। इसमें क्या किया गया है? इसको असंगठित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है, यानी कि सरकार के नियम कानून होते हैं लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता है। क्या? असंगठित क्षेत्र में सरकार के नियम कानून तो होते हैं लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि बाहर जो लोग चाय का ठेला जो लगाते हैं या कुछ और भी अपना काम करते हैं, जो स्वरोजगार से क्या होता है, प्रेरित होते हैं, अपना रोजगार खुद करते हैं, इन्हें सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जाती है। ठीक, देखेंगे, आगे बढ़ जाते हैं। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, पीडीआई एक है, पीडीआई व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कर भुगतान, पीडीआई बराबर क्या, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, पीडीआई बराबर क्या, व्यक्तिगत आय गैर कर भुगतान, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ है 2023 में, 2023 में पूछा हुआ है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किस एक को साधारणतः ध्यान में नहीं रखा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, विश्व बैंक से वित्तीय सहायता में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। ये झारखंड पीसीएस में 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2013 में पूछा हुआ है। ये जीडीपी की बात कर रहा है, जीडीपी। इसके बाद विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो होता है, वर्ल्ड बैंक बताएंगे आप लोग। जो विश्व बैंक है 1944 में एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड सम्मेलन, अमेरिका में है, ब्रेटन वुड सम्मेलन, ब्रेटन वुड सम्मेलन, ब्रेटन वुड सम्मेलन। इसी में क्या, दो संस्थाओं का जन्म हुआ, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक और आईएमएफ, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जो विश्व बैंक होता है क्या करता है कि ये दीर्घकालिक ऋण देता है। कौन सा? दीर्घकालिक ऋण देता है, दीर्घकालिक ऋण देता है, दीर्घकालिक ऋण की जैसे 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, ये एग्रीमेंट करता है दीर्घकालिक ऋण। और किसके लिए देता है ये? तो ये आधारभूत संरचना के विकास के लिए देता है, आधारभूत संरचना के विकास के लिए देता है। ये जो ऋण देता है किस क्षेत्र के लिए देता है? आधारभूत संरचना के विकास के लिए देता है, आधारभूत संरचना के विकास के लिए देता है। ये जो आईएमएफ है, तो ये आईएमएफ क्या करता है, ये शेयर मार्केट से ये व्यापार करने के लिए देता है। किसके लिए देता है? व्यापार। जैसे हार्ड करेंसी आप लोग पढ़ेंगे, हार्ड करेंसी जिसमें पांच शामिल किया गया है, तो इसके लिए देता है। तो आईएमएफ क्या है? ये अल्पकालिक ऋण देता है। क्या देता है? अल्पकालिक ऋण देता है, अल्पकालिक ऋण देता है, अल्पकालिक ऋण देता है। ठीक, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पढ़ेंगे आईएमएफ के बारे में कि आईएमएफ का जो है ये किस तरह से कार्य करता है। इसमें निर्वाचन कोटा होता है, तो निर्वाचन कोटा क्या है, उसमें कोई भी देश जाता है तो उसके मत देने का उसका अधिकार क्या होता है, कितना उसमें अपना शामिल करना पड़ता है। इसमें जो बास्केट है, बास्केट में कितना सब शामिल है, तो उन सबको हम लोग तमाम बातों को देखेंगे। इसके बाद
एसडीआर है, एसडीआर आईएमएफ से जुड़ा हुआ है, स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार, तो उसको बारे में भी देखेंगे। ये करेंसी नहीं होती है, ठीक, लेकिन देशों को रखना पड़ता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वस्तु उन्मुख हो जाना चाहिए, इसे जन उन्मुख हो जाना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। इनमें से सही पूछा है यूपीपीसीएस प्री 1999 का क्वेश्चन है, 1999 में पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये उनमें नहीं था, उन्मुख था, निर्धन था और विश्व व्यवस्था के लिए। तो 2, 3 और 4 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 2, 3 और 4 सही है। तो बताएंगे आप लोग कि इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? नोबेल पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था और किस क्षेत्र में दिया गया था, किसके लिए दिया गया था? और अमर्त्य सेन और जो पाकिस्तान का अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, तो इन्होंने मिल करके किसकी शुरुआत की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं आगे। यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजनों में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए व्यक्त किया गया था अमर्त्य सेन द्वारा, यशवंत सिन्हा द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा और मनमोहन सिंह द्वारा। ये यूपी पीसीएस जो लोअर का होता है एग्जाम, उसमें पूछा है कि कब 2004 में पूछा हुआ है, 2004 में पूछा हुआ है। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। मनमोहन सिंह जी को क्या कहा जाता है? एलपीजी का अग्रदूत कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। राव मोहन मॉडल भी कहा जाता है, राव मोहन मॉडल भी कहा जाता है एलपीजी को। जब हम लोग एलपीजी को पढ़ेंगे, नई आर्थिक सुधार को पढ़ेंगे फाउंडेशन में, तो हम लोग देखेंगे कि ये एलपीजी किन परिस्थितियों में आई। जब भारत आज़ाद हुआ था तो आयात प्रतिस्थापन निर्यात प्रतिस्थापन किया था, और भारत के घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए इस नीतियों को कब 1991 में शुरू किया गया। और भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के अनेक अर्थव्यवस्थाओं या देश के साथ क्या हुआ? जोड़ा, और एक दूसरे से क्या हुआ? ट्रेड होने लगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूती मिलने लगी। तो वहां हम लोग देखेंगे, क्योंकि उस समय राजकोषीय समेकन का पालन करना था, इसलिए एलपीजी लाया गया। देखेंगे हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर मुद्रा, जीडीपी, जनसंख्या, जीएनपी, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये 65वीं बीपीएससी में पूछा है। कब? 2019 में पूछा है, 2019 में पूछा हुआ है। देखिए, ये हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। और इन्हें हिंदू वृद्धि दर को किसने दिया था? तो अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर राजकृष्णा। कौन? प्रोफेसर राजकृष्णा, तो इनके द्वारा दिया गया था। और राष्ट्रीय आय कहिए या जीडीपी कहिए, क्या? जीडीपी, क्योंकि इसी से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जीडीपी। देख लेना है, राष्ट्रीय आय दे ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं तो जीडीपी देना तो जीडीपी होगा, ठीक। देखते हैं आगे। निम्न कारण से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है। मजदूरी की तुलना में कीमतें कम है, कीमत की तुलना में लाभ कम है, लाभ की तुलना में कीमतें कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा है। कब? 2008 में पूछा हुआ है। यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा हुआ है। क्या हो जाएगा? कीमतों की तुलना में मजदूरी क्या है? कम है। भारत में आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपयों की परिवर्तनशीलता के साथ, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधि औपचारिक दूर करने के साथ, कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। ये आईएएस प्री में पूछा है 2000 में, 35 का। बताएंगे आप लोग कमेंट में। ए हो जाएगा।
जब औद्योगिक नीति हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ अच्छे से बताएंगे कि प्रथम औद्योगिक नीति कब 1948 में आई थी, 56 में, 72 73 के आसपास और 91 में। तो ये सब क्या है, क्रम है इसका, तो वहाँ हम लोग देखेंगे अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? पूंजी का संचय एवं तकनीक सुरक्षा, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, इसके बाद तकनीकविद और नौकरशाह। ये यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई। यूपी पीसीएस प्री 2013 में पूछा हुआ है, यूपी लोअर में पूछा है 2013 में, और छत्तीसगढ़ पीसीएस में यही क्वेश्चन को अब 2015 में पूछा हुआ है, 2015 में पूछा हुआ है। तो क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय होता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय की फॉर्मूला क्या होता है? देश की कुल जनसंख्या से क्या दिया जाता है? भाग दिया जाता है। देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। किस में दिया जाता है? तो जो राष्ट्रीय आय है उसमें क्या किया जाता है? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। तो क्या निकलता है? प्रति व्यक्ति आय निकलता है। प्रति व्यक्ति आय निकलता है। देखेंगे आगे। एक ऑक्सफैम का रिपोर्ट था, एक संस्था है, ऑक्सफैम संस्था है, ऑक्सफैम, द सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट फॉर इंडिया के लिए एक इस नाम से शीर्षक से क्या किया था, तो रिपोर्ट प्रकाशित किया था और कहा था कि भारत के 3% लगभग जनसंख्या के पास कितना भूमि है, संपत्ति है, 40% है, और अंतिम के ये एक है 1%। अगर 50% जनसंख्या के पास देखे तो 3% ही है पैसा। तो ये भारत में क्या कर रहा है? ये अपवर्जित है, अपवर्जित, समावेशी नहीं हो रहा है, यानी कि लगभग आधे जो संपत्ति है वो कुछ लोगों के ही हाथ में जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? अपवर्जित बोलते हैं। समावेशी नहीं हो पाता है, तो समावेशी विकास पर सरकार क्या दे रही? जोर दे रही है। देखते हैं आगे। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से, बेरोजगारी की दर से। यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा है, यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा है। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, पीसीआई। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? डी.आर. गाडगिल, वी.के.आर. राव, मनमोहन सिंह, वाई.वी. अलग। उपर्युक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ये 60वीं और 62वीं बीपीएससी प्री 2000, ये मिसप्रिंट है, कब का है ये पूछा हुआ है। तो पहले जैसे क्वेश्चन था तो उसमें हम क्या किए थे? डिस्क्राइब किए थे, उसको एक्सप्लेन किए थे। तो वी.के.आर. राव किए थे वैज्ञानिक दृष्टि से क्या किए थे? इसकी गणना किए थे, वैज्ञानिक दृष्टि से क्या किए थे? गणना किए थे। और गाडगिल जो समिति है ये पश्चिमी घाट पर्वत जो आप लोग पढ़ते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत के संरक्षण से था। पश्चिमी घाट जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, ये जो इलाका है पश्चिमी घाट पर्वत के तहत आता है। तो इसमें जो माइनिंग उत्खनन किया जा रहा था, तो उससे उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या एक समिति गठित की गई थी, जिसे गाडगिल समिति कहा जाता है या गाडगिल फार्मूला कहा जाता है। तो ये पूछता है कि गाडगिल फार्मूला किससे संबंधित है? तो पश्चिमी घाट पर्वत क्या संरक्षण से है। ये वैज्ञानिक तरीका से मनमोहन सिंह जी को क्या कहा जाता है? एलपीजी का अग्रदूत कहा जाता है। वाई.बी. अलग, ये अलग समिति क्या है? तो
ये गरीबी जब हम पढ़ेंगे, गरीबी पढ़ेंगे तो वहाँ ये आएगा अलग समिति। ठीक, जैसे सचिन बोल रहे हैं, सॉरी, तेंदुलकर समिति गरीबी से, ये भी उसी से रिलेटेड है। देखते हैं आगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान द्वारा जारी करता है? एनएसएसओ, एनएसएसओ। इसके बाद नीति आयोग, नीति आयोग। इसके बाद सीएसओ, सीएसओ प्रधानमंत्री कार्यालय। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये छठवीं बीपीएससी में पूछा है, री एग्जाम में पूछा है, री एग्जाम में पूछा है 2020 में, 2020 में पूछा हुआ है। तो देखते हैं, जैसे कि कल हम लोग चर्चा किए थे क्या, सीएसओ, एनएसएसओ, और दोनों को मिलाकर के 2019 में क्या किया गया? 2019 में एनएसओ का गठन किया गया। किसका? एनएसओ का गठन किया गया। तो क्यों किया गया? ये सरकार द्वारा 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ को मिला करके एनएसओ का गठन किया गया। और एनएसओ ही क्या करता है? जीडीपी की गणना करता है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इसे इसलिए मिला दिया गया था कि ताकि आंकड़े और विश्वसनीय हो, इसलिए इसे मिलाकर क्या बना दिया गया? एनएसओ बना दिया गया। तो इसमें क्या है? एनएसएसओ है, नीति है, सीएसओ है, प्रधानमंत्री कार्यालय है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? एनएसओ नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। देखते हैं आगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, रियल जीडीपी की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है, लगातार बढ़ती रही है। पिछले दशक में बाजार की कीमतों पर रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? आईएएस प्री में पूछा है 2015 में। क्या हो जाएगा? ये दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इस तरह के डेटा आते हैं, थोड़ा ध्यान में रखना है। देखते हैं फिर आगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात और हरियाणा। ये आरएस, ये राजस्थान पीसीएस में 1992 में पूछा हुआ है, 1992 में पूछा हुआ है। क्या हो जाएगा? उसमें करंट का मामला था, ये मुद्दा हुआ, कर्नाटक हो जाएगा। आप लोग इसे अपडेट कर लेंगे। अब पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। कह रहा है कि सही उत्तर को क्या करना है? बताना है। ये यूपीपीसीएस प्री 2021 में पूछा है, यूपीपीसीएस प्री में पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पूंजी निर्माण होता क्या है। पूंजी निर्माण होता क्या है, इसके बाद सॉल्व करेंगे। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। इकोनॉमिक्स का जो टर्म है ना, जैसे पूंजी निर्माण हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, नहीं तो इंग्लिश दे देगा तो फिर वहाँ छूट जाएगा। पूंजी जो निर्माण होता है ये क्या है? कमेंट में बताएंगे आप लोग। ये दो तरह का होता है, भौतिक पूंजी और भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। मानव पूंजी ये बीपीएससी में पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ है और यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ है। तो पूंजी निर्माण जो होता है दो तरह का होता है, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। तो पूंजी निर्माण के लिए क्या जरूरी है? 3 चीज जरूरी है कि पहले बचत हो, अब बचत का संग्रहण हो, और जो संग्रहण हुआ है उसका क्या हो? निवेश हो। तो पूंजी निर्माण के लिए 3
शर्त चाहिए, बचत हो, बचत का संग्रहण हो और इसका क्या हो, निवेश हो। तो पूंजी निर्माण ये दो तरह का होता है, भौतिक पूंजी निर्माण और मानव पूंजी निर्माण। तो भौतिक पूंजी निर्माण क्या होता है? भौतिक पूंजी निर्माण जैसे कि अतिरिक्त संपत्ति या पूंजी के निर्माण को क्या कहा जाता है? भौतिक पूंजी कहा जाता है। अतिरिक्त पूंजी निर्माण को क्या कहा जाता है? अतिरिक्त भौतिक या पूंजी निर्माण को क्या कहा जाता है? पूंजी को भौतिक पूंजी निर्माण कहा जाता है। भौतिक पूंजी निर्माण कहा जाता है। ये भौतिक पूंजी जो निर्माण है क्या होता है? दृश्य होता है। इसे हम लोग देख सकते हैं, दृश्य होता है, यानी कि गोचर होता है। गोचर दिखाई देने वाला, या इसी को क्या बोल सकते हैं? मूर्त होता है। क्या होता है? मूर्त होता है। इसके उल्टा हो जाएगा, ये अमूर्त होता है। अदृश्य होता है, यानी कि दिखाई नहीं देता है। इसके बाद क्या? अगोचर होता है। अगोचर होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगोचर होता है। तो ये मानव पूंजी निर्माण हो गया। ये जो भौतिक पूंजी है, भौतिक पूंजी का मूल्य ह्रास होता है। भौतिक पूंजी का मूल्य ह्रास होता है। भौतिक पूंजी का मूल्य ह्रास होता है। मूल्य ह्रास होता है। मूल्य ह्रास होता है। ये जो मानव पूंजी है ना, इसका मूल्य ह्रास अवश्य ही होता है। मानव जो पूंजी है, मानव पूंजी, इसका क्या होता है? अवश्य मूल्य ह्रास होता है। अवश्य मूल्य ह्रास होता है। यानी कि जो भौतिक पूंजी है, इसके मूल्य ह्रास को नहीं हम लोग रोक सकते हैं। क्या? भौतिक पूंजी के मूल्य ह्रास को हम लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन जो मानव पूंजी है ना, तो उसे ज्ञान, विवेक और कौशल के माध्यम से क्या उसे रोका जा सकता है, उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 43 में बचत और वित्तीय संस्थाओं की प्रभावित पर निर्भर करती है। बचत, संग्रहण और निवेश। वित्तीय संस्थाओं की तो बचत है, ठीक है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। निवेश के लिए तो निवेश होगा तभी तो पूंजी निर्माण होगा। तो ये भी क्या है? सही है, और ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों सही है। ठीक, बढ़ जाते हैं आगे। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? ऊंची जन्म दर, विदेशी सहायता की नीचा स्तर, नीचा पूंजी उत्पाद अनुपात, ऊंचा पूंजी उत्पाद अनुपात। यानी कि ये क्या है? COR है, कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये भी क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशियो। एक होता है ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। कैपिटल आउटपुट रेशियो, आउटपुट रेशियो। ये पूंजी उत्पादन अनुपात, ये वृद्धिमान पूंजी उत्पादन अनुपात होता है। ठीक, तो इसमें जैसे कि ये ऊंचा उत्पादन अनुपात जो होता है ना, वो क्या करता है? वो कम क्या करता है? वृद्धि का, समृद्धि का, ग्रोथ का कारण बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि अमेरिका हो गया, तो उसमें तो जो आधारभूत संरचना है ये उससे जुड़ा हुआ है। आधारभूत संरचना से जुड़ा हुआ है। जिस देश की आधारभूत संरचना मजबूत होती है, उसमें ये क्या होता है? ये कम होता है। ये COR क्या होता है? कम होता है। तो COR का कम होना बेहतर माना जाता है। और भारत में क्या है? उतना अमेरिका की तुलना में आधारभूत संरचना क्या है? बेहतर स्थिति में नहीं है। तो ये ऊंचा है, यानी कि ऊंचा क्या है? COR है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो हमेशा पूछे कि COR का क्या होना है? कम होना, ये बेहतर होता है अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक, देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, पूंजी निर्माण की ऊंची दर,
वित्तीय घाटे के ऊंचा स्तर। सही उत्तर को बताना है 1 2 3 4, 1 और 4, 1 2 1 3 और 4, 1 और 2 बताएंगे। ये IAS प्री 1993 में पूछा हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अगर पूंजी निर्माण की जो ऊंची दर होगा क्या है, अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर माना जाएगा, वित्तीय घाटे भी इससे संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। एक देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी। विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीक प्रगति से होती है। एक्स में जनसंख्या वृद्धि होती है। एक्स में पूंजी निर्माण होता है। विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापक व्यापार में क्या बढ़ती है। IAS प्री 2013 में पूछा हुआ है। 46 का क्या हो जाएगा, एक्स में पूंजी निर्माण होता है। पूंजी निर्माण होगा तो क्या होगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये पूंजी निर्माण हो गया, पूंजी निर्माण हो गया, कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर बचत बढ़ेगा, बचत होगा तो क्या होगा, उसका निवेश होगा, निवेश होगा, निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, उत्पादन क्षमता, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि निवेश बढ़ेगा तो क्या हुआ श्रमिक जो है क्या हुआ, हतोत्साहित होंगे कि प्रोत्साहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे। तो प्रोत्साहित होंगे तो क्या करेंगे, उत्पादन ज्यादा करेंगे, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, रोजगार रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार में वृद्धि होगी तो क्या होगा, GDP ग्रोथ रेट में क्या होगा, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट में क्या होगा, वृद्धि होगा, ग्रोथ रेट में वृद्धि होगा, समृद्धि दर में वृद्धि होगा। जब रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा, आय बढ़ेगा, कृषकों की क्या होगा, आय बढ़ेगी। तो देखिए एक दूसरे से क्या है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। तो ये पूंजी निर्माण हो गया। देखते हैं आगे। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र, निजी कॉरपोरेट क्षेत्र। देख लेंगे आप लोग कहाँ कहाँ ये पूछा है। 43 क्या हो जाएगा, घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र का अर्थ क्या है, घरेलू क्षेत्र का अर्थ क्या है, तो घरेलू क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, GDP में क्या क्या शामिल होता है, GDP में क्या क्या शामिल है, भौगोलिक सीमा भी होगा, भौगोलिक सीमा, विदेशों में सैन्य अड्डा, सैन्य अड्डा, इसके बाद दूतावास, दूतावास होगा, इसके बाद समुद्री सीमा होगा, समुद्री सीमा, और वायुमंडलीय सीमा, क्या वायुमंडलीय सीमा, वायुमंडल सीमा, ये सब किस में शामिल होता है, ये भौगोलिक सीमा में, घरेलू सीमा में शामिल होता है। तो इससे जितने भी आय प्राप्त होंगे किस में जाएंगे, GDP में जाएंगे। तो यही व्यापक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस एक का भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा है, जमा धनराशियों का, करेंसी का, भौतिक परिसंपत्तियों का, शेयर और डिवेंचर्स का। UPPCS मेंस 2009 में पूछा हुआ है। UPPCS मेंस 2009 में पूछा हुआ है। क्या हो जाएगा, भौतिक परिसंपत्ति हो जाएगा। इसमें देखिए बचत दो तरह का होता है, भौतिक बचत और एक वित्तीय बचत। भौतिक बचत, भौतिक बचत और वित्तीय बचत। वित्तीय बचत, ये भौतिक बचत क्या होता है, ये अर्थव्यवस्था में काले धन को क्या करता है, प्रोत्साहन देता है, काले धन को प्रोत्साहित करता है। ये काला धन क्या होता है, काला धन वे धन होता है जिस पर सरकार को टैक्स नहीं दिया गया होता है, टैक्स नहीं चुकाया गया होता है। तो भौतिक बचत कितना है, 2/3 है, लगभग 2/3 है। और वित्तीय बचत क्या है, ये लगभग 1/3 है। तो भौतिक बचत में क्या आ जाएगा, जैसे जमीन आ जाएगा, सोना हो जाएगा, ये नगद के रूप में है। ये जो भौतिक बचत होता है नगद के रूप में होता है, जैसे कि सोना हो गया, सोना के रूप में, जमीन के रूप में हो गया,
तो ये सब क्या है, ये काले धन को क्या करता है, बढ़ावा देता है, इस पर टैक्स नहीं देते हैं हम लोग। और वित्तीय बचत क्या होता है, जैसे बॉन्ड के रूप में होता है, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, ये सब किससे जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ है, वित्तीय बचत से है, 1/3 होता है। तो भारत में कौन बेहतर है, वित्तीय बचत है, बेहतर कौन है, वित्तीय बचत है अर्थव्यवस्था के लिए। तो देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, भौतिक बचत हो गया। तो आज इतना ही हम लोग करते हैं, और आप लोग डेली जुड़कर पढ़िए और देखिए कि आप लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो मिलते हैं फिर कल अगले सेशन में। थैंक यू।